इस लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस की यूटिलिटी डायनेमिक्स में समझेंगे, जिसमें फोर्सेस और न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोग समझते हैं। स्टैटिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, और यदि ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क ये क्या है, ये बेसिकली ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये है या तो बॉडी रेस्ट पे है या वो मूव कर रही है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक तरीके से स्टैटिक्स हमें उन कंडीशंस के बारे में समझने में मदद करती है कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे स्टेशनरी रहेगा या कैसे स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डायनेमिक्स में हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि उन फोर्सेस के बारे में जो कॉज करती हैं मोशन के बारे में, कॉज चेंजेस इन मोशन। एक तरीके से हम रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं बिटवीन फोर्सेस, मास एंड एक्सेलरेशन। डायनेमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, जैसे कि आप कार या बाइक एक्सेलरेट करते हैं ना, तो कितनी फोर्स चाहिए कि उस कार को इतनी स्पीड से एक्सेलरेट कर पाए, स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ पाए। या बुलेट की को जो हम फायर करते हैं या रॉकेट को लॉन्च करते हैं, यहाँ डायनेमिक्स इन्वॉल्व है। डायनेमिक्स की बेसिकली दो ब्रांच हैं, एक काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों के बारे में देखते हैं प्रॉब्लम्स। लेकिन इसमें आप फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्यों हुआ, किसने कॉज किया, इसके बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली आप मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और जो दूसरी ब्रांच है डायनेमिक्स की, उसको हम कहते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में बेसिकली आप मोशन के कॉजेस को लेकर के अधिक फोकस करते हैं, और इन फोकस में आपका जैसे कि ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, अप्लाइड फोर्सेस है, इन पर आप अधिक ध्यान देते हैं। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि काइनेमेटिक्स बेसिकली डील करता है मोशन से, लेकिन उसमें रेफरेंस नहीं रहता है एसोसिएटेड फोर्स का। बस उसमें जो बात रहती है कि भाई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्पेस में, हम उसको स्टडी करेंगे। तो डायनेमिक्स में अब फोर्स पिक्चर में आ चुकी है, और फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें हम लोग न्यूटन्स के लॉ को देखते हैं, और ख़ास तौर पे वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसमें हम लोग नेट फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और नेट फोर्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक तरीके से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पिक्चर में आ ही जाता है। तो यहाँ पूरा खेल क्या है, सारे फोर्स वेक्टर्स का समेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, वो बेसिकली आपका यहाँ पर फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। लेकिन यहाँ पर एक क्लिक है। क्लिक बेसिकली ये है कि जैसे कि हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर लिख लेते हैं, हकीकत में बेसिकली ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर है। जो यदि मोमेंटम वेक्टर में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेट एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होगी। तो एक तरीके से ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। यदि आप मोमेंटम वेक्टर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब आप सीधे यूवी फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मास को पहले हटा करके पहले वी को आप डिफरेंशिएट करते हैं। यदि वी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, इसका मतलब वी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। यदि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या वी जीरो है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। और यदि v ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, या एक तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, आप बेटर वुड बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली मिलेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपको ज़ीरो मिलेगा। और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो सीधे सीधे इसका मतलब क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है।
और एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है और 0 भी हो सकती है। और यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है। अब इसका दूसरी चीज क्या हो गई कि आपने v को बाहर रखा और m को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन मान लो यदि m की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब m कांस्टेंट है, ठीक है। और m कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है? m इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। इफ m इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब dm/dt विल बी 0। तो हम लोग इस बेसिस पर, जब ये एजम्पशन छिपा हुआ है, ये कंडीशन छिपी हुई है, इसलिए आपका फोर्स वेक्टर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाता है। लेकिन यदि आप रॉकेट के केस में देखते हैं या वेरिएबल मास के केस में देखते हैं, ठीक है, फाइन, उस केस में जहां मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ये पूरा का पूरा फंडा इन्वॉल्व होगा, केवल इतना इन्वॉल्व नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैंने आपको कई लेक्चर्स में बताया हुआ है कैसे कैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं विथ वेक्टर फोर्सेस, और वेक्टर रेजोल्यूशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि उनका रेजोल्यूशन कैसे होगा कंपोनेंट्स में, ठीक है। एक्सेस कैसे और रेफरेंस कैसे आप चूज करेंगे, मान लो 2 एक्सेस हैं या 3 एक्सेस हैं, लाइकवाइज। तो बेसिकली डायनामिक्स का ये बहुत अधिक यूटिलिटी है मल्टी फोर्स सिस्टम में, जिसमें जब ग्रेविटी की बात आती है, फ्रिक्शन की बात आती है और टेंशन की बात आती है, और सेंट्रल फोर्स मोशन में, जैसे प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के बारे में जब हम लोग देखते हैं। हम सिंपल केस ले लेते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का, जिसमें मास वेरी नहीं कर रहा है और ये आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स एक तरीके से मास इनटू एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है। फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो इसमें आपका ये फोर्स क्या है? ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। m आपका मास है, ये स्केलर क्वांटिटी है। a आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो यदि मान लीजिए आपका ये फोर्स वेक्टर ऐसे दिया हुआ है 5i कैप प्लस 2j कैप, ये i और j बेसिकली यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सेस और y एक्सेस, और मास मान लो आपका 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या है, इसका मतलब साफ साफ से सीधे समझ में आना चाहिए, सीधे मास 1 है ना, और फोर्स इक्वल टू ma आपको एकदम छोटी क्लास से याद है। तो सीधे सीधे एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो फोर्स वेक्टर ही होगा। लेकिन प्रभु, जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस पॉइंट क्लियर?